देखना, कल जो एग्जाम्पल पढ़े थे 4 पढ़े थे ना। 5वां एग्जाम्पल ROH, इसको क्या बोलते हैं? एल्कोहल। तो एल्कोहल में हम लोग देख रहे हैं H बॉन्डिंग कैसे होगी। तो हम लोग क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन, ये R और ये H, ये HOR, HOR, HOR। तो इनमें H बॉन्डिंग कैसे होगा? तो वही कहानी है कि हाइड्रोजन किससे जुड़ा होना चाहिए? जिसका ईएन 3 या उससे ज्यादा हो। इसके सामने भी ऐसा अणु या तत्व होना चाहिए जिसका ईएन 3 या उससे ज्यादा हो। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा है जिसका ईएन 3 से ज्यादा है। इसके सामने भी ऑक्सीजन ही है, तो ये क्या करेगा, इससे H बॉन्डिंग कर लेगा। उसी तरह ये इससे कर लेगा और ये इससे कर लेगा। इसका मतलब कि अल्कोहल में भी H बॉन्डिंग होती है। तो ये क्या है, H बॉन्ड। अगला एग्जाम्पल 6वां नंबर HF। HF में हम लोग देखना चाहते हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड या हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। तो जो हाइड्रोजन फ्लोराइड है इसमें देखना चाहते हैं H बॉन्डिंग कैसे होती है। तो ये फ्लोरीन, इधर हाइड्रोजन, इसके पास 2 लोन पेयर, फिर इधर पर हाइड्रोजन और ये फ्लोरीन, फिर ये हाइड्रोजन और यहाँ फ्लोरीन, फिर ये हाइड्रोजन और यहाँ पर फ्लोरीन। और फिर यहाँ पर हाइड्रोजन और इधर फ्लोरीन। तो इसमें H बॉन्डिंग होगी कैसे? सेम वही कहानी कि ये इसको अपने ओर अट्रैक्ट करेगा और ये भी इसकी ओर और ये इसके ओर। तो इस तरह से ये H बॉन्डिंग चलती रहेगी। इसमें देखोगे किसी भी फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन का जो आकार होता है वो कैसा होता है, V शेप। तो फ्लोरीन का यहाँ पर आकार भी पूछता है कि फ्लोरीन का आकार कैसा होगा। चाहे यहाँ का फ्लोरीन ले लो, चाहे यहाँ का या यहाँ का या यहाँ का, किसी भी फ्लोरीन को लोगे आकार कैसा आएगा, V शेप। तो ये हो गया 6वां नंबर। 7वां अगर हम लोग बात करें, 7वां यहाँ पर नहीं आ पाएगा, इधर देख लेते हैं 7वां। 7वां जो है वो है पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो पैरा नाइट्रोफिनॉल में कैसे होगा H बॉन्डिंग, उसको देख लेते हैं। ये हो गया N डबल बॉन्ड O और इधर O, और इधर कौन है, OH। उसी तरह से इधर O और इधर H, इधर पर N डबल बॉन्ड O, O। तो ये क्या है, पैरा नाइट्रोफिनॉल। पता कैसे चला? पोजीशन देखोगे ये 1 पे है और ये 4 पे है। उसी तरह इसमें भी देखोगे तो 1 4। तो हमने बताया था 1 4 कंडीशन को क्या बोलते हैं, पैरा। 1 3 को क्या बोलते हैं, मेटा। और 1 2 को क्या बोलते हैं, आर्थो। तो आर्थो, मेटा, पैरा, ये तीनों ही शब्द सापेक्षिक होते हैं। मतलब कोई रेफरेंस लेना पड़ेगा, बिना रेफरेंस के नहीं बता सकते कि कौन आर्थो होगा, कौन मेटा और कौन पैरा। जैसे एग्जाम्पल देखना, हमने एक यौगिक बना दिया, इसमें OH यहाँ पे है, इसमें OH यहाँ पे है, और अगला इसमें OH यहाँ पे है,
और अगला इसमें OH यहाँ पे है। इन चारों में तुम लोगों को बताना है आर्थो, मेटा, पैरा कौन है। चारों का नाम बताना है, कौन आर्थो होगा, कौन मेटा होगा, कौन पैरा होगा। बताओ क्या क्या होगा, किसका किसका नाम। बताओ। पहला वाला आर्थो, दूसरा मेटा, तीसरा पैरा, चौथा फिर से आर्थो। चारों ही गलत है, सभी आर्थो हैं। क्यों? क्योंकि देखो, इसको ऐसे घुमा दो ये बन गया, इसको थोड़ा और घुमा दो ये बन गया, और घुमा दो ये बन गया। तो हमने क्या बताया, आर्थो कब बताएंगे, जब कोई रेफरेंस होगा। अगर यहाँ पर हम यहाँ जोड़ दे OH तो अब ये मेटा है, क्योंकि कंडीशन क्या हो गई 1 3। अगर सिर्फ अकेले है तो इसको आर्थो भी नहीं बोल सकते, ना मेटा ना पैरा, क्योंकि ये चारों एक ही है। चारों का सूत्र एक ही होगा, क्या होगा, C6H5OH। सभी का सूत्र एक होगा, C6H5OH। चाहे तुम इसको यहां जोड़ो या यहां यहां कहीं भी जोड़ोगे, जहां पे जुड़ेगा गिनती वहीं से शुरू होगी। OH जहां से जुड़ेगा काउंटिंग वहीं से शुरू करेंगे, इसलिए सभी का नाम सेम आएगा हर बार। इसलिए इसमें कोई आर्थो नहीं है, ना ही कोई मेटा, ना ही कोई पैरा, क्योंकि चारों स्ट्रक्चर एक ही है। समझे? चारों स्ट्रक्चर एक ही है। भाई इसको थोड़ा सा घुमा दो ये बन गया, थोड़ा इसको और घुमा दो ये बन जाएगा, उसी को और घुमा दो ये बन जाएगा, मतलब इसको जस्ट उल्टा कर दो तो ये बन गया। तो ये कोई आर्थो मेटा पैरा नहीं है। फिर कैसे पता चलेगा, जब इसके साथ कोई भी आ जाए, जैसे फ्लोरीन को ले लो तो 1 2 पोजीशन है तो आर्थो होगा। अगर फ्लोरीन को हम लोग यहाँ पे लगा दें तो पोजीशन क्या हो गया 1 3, तो क्या हो जाएगा मेटा। उसी तरह अगर फ्लोरीन को इस पार भी लगा दोगे तो भी पोजीशन 1 3, तो भी क्या होगा मेटा। तो आर्थो मेटा पैरा ये कैसा शब्द है, सापेक्षिक है, मतलब किसी से तुलना करके ही हम लोग बता सकते हैं, रेफरेंस लेना पड़ेगा। डायरेक्टली हम लोग नहीं बोल सकते कि कौन आर्थो है, कौन मेटा है और कौन पैरा है। लेकिन इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों ही पैरा हैं। क्यों? क्योंकि ये 1 नंबर पर आएगा तो ये 4 पर, 1 2 3 4, तो 1 और 4 पर आया, इसमें भी कर सकते हो 1 2 3 4। दोनों एक ही चीज है, ये दोनों अलग अलग नहीं है। क्यों नहीं है अलग? क्योंकि दोनों एक ही चीज है। इसको उल्टा कर दो, जो NO2 ऊपर है अब वो NO2 नीचे हो गया, जो OH नीचे था वो OH ऊपर हो गया, तो दोनों एक ही है। और दोनों कौन है, पैरा नाइट्रोफिनॉल। मतलब पैरा पर कौन जुड़ा है OH, या पैरा पर कौन जुड़ा है नाइट्रो, क्योंकि लिखा गया है पैरा नाइट्रो, मतलब पैरा पर नाइट्रो जुड़ा है और बाकी जो बचा उस पूरे को क्या बोल दिया, फिनॉल। तो हमने क्या बताया H बॉन्डिंग कैसे होगी। इसमें देखोगे तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा है जिसका EN 3 से ज्यादा है, और हाइड्रोजन के सामने भी कौन है, ऑक्सीजन, जिसका EN 3 से ज्यादा है। तो इसमें क्या हो जाएगा H बॉन्डिंग। उसी तरह इधर भी तो हो रहा है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा H बॉन्डिंग। तो यहां पर H बॉन्डिंग हो गई। लेकिन यहां पर एक चीज ऑब्जर्व करोगे तो यहां पर दो दो H बॉन्डिंग हो रही है, और दो दो H बॉन्डिंग हो रही है, तो ये H बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रांग होगा। अभी और आगे इसी में पढ़ेंगे। तो यहां पर दो H बॉन्डिंग हुई। उसके बाद अगला एग्जांपल देखते हैं, 8वां नंबर, CH3COOH, नाम है इसका एसिटिक एसिड। अब इस एसिटिक एसिड में H बॉन्डिंग देखते हैं, तो इधर क्या है CH3, तो ये बना दिए CH3। इधर पे कौन आ गया C, डबल बॉन्ड O, O, और इधर H। उसी तरह से क्या करते हैं, इधर भी ले लेते हैं CH3, और इधर पर क्या कर दें, या इधर कर देते हैं C, डबल बॉन्ड O, और इधर पर O, इधर H। तो
H बॉन्डिंग के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, या H बॉन्डिंग के लिए हमने बताया था कि जो हमारा हाइड्रोजन है वो किससे जुड़ा होना चाहिए, जिसका En 3 या उससे ज्यादा हो। दूसरा, हाइड्रोजन के सामने भी अधिक En वाला होना चाहिए। तो हाइड्रोजन के सामने अधिक En वाला कैसे लाएंगे, इसको कर देते हैं देखो नीचे, ठीक है, और इसको इस तरीके से कर देते हैं CH3 और ये COH और इधर पर डबल बॉन्ड O। अब देखोगे तो इस हाइड्रोजन के सामने ज्यादा En वाला O है और इसके भी सामने हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए सबसे जरूरी क्या है कि पहले हाइड्रोजन होना चाहिए। दूसरा जरूरी चीज क्या है, हाइड्रोजन जिससे जुड़ा है उसका En 3 या उससे ज्यादा होना चाहिए। तीसरा कंडीशन क्या है कि हाइड्रोजन के सामने भी 3 या उससे अधिक En वाला तत्व होना चाहिए, तो ही H बॉन्डिंग होगी, अदरवाइज नहीं होगी। समझे? तो ये है एग्जाम्पल जिनमें H बॉन्डिंग होती है। उसी तरह फॉर्मिक एसिड भी होता है, उसमें भी H बॉन्डिंग करा सकते हैं। तो अगला एग्जाम्पल 9वां नंबर HCOOH, नाम है इसका फॉर्मिक एसिड, या इसी को बोलते हैं मेथेनोइक एसिड। ये नॉर्मल या सामान्य नाम है, ये IUPAC नाम है। तो जो फॉर्मिक एसिड है ये हो गया कार्बन, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये OH और इधर H। उसी तरह से ये कार्बन, इधर हाइड्रोजन, ये डबल बॉन्ड O, थोड़ा छोटा कर देते हैं, और इधर पर सिंगल बॉन्ड O और इधर H। तो देखोगे हाइड्रोजन किससे जुड़ा है, ऑक्सीजन से, क्योंकि इसका En 3 से ज्यादा है। हाइड्रोजन के सामने भी ऑक्सीजन है और उसका भी En 3 से ज्यादा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, H बॉन्डिंग। इसमें भी क्या हो जाएगी, H बॉन्डिंग। तो फॉर्मिक एसिड में भी H बॉन्डिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर देखोगे 2 या 2 से अधिक अणुओं का हम लोग उपयोग किए हैं। जैसे HF में देखोगे तो हम लोग 4 HF के अणु लिए हैं। तो हमने क्या बताया था, 2 या 2 से अधिक अणुओं में जब H बंधन होता है तो उसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड या अंतर आणविक H बॉन्ड। अब वो दोनों अणु समान भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। समान जैसे HF में देखोगे, एल्कोहल को देख लो, पैरानाइट्रो, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, सभी क्या है, समान समान है, मतलब दोनों ही अणु क्या है, समान है। दोनों अणु अलग भी हम लोग करके कर सकते हैं, जैसे एल्कोहल प्लस वाटर, मतलब ROH प्लस पानी, उसमें भी H बॉन्डिंग हो जाएगी। तो दोनों अलग अलग है, एक एल्कोहल है तो दूसरा वाटर है। तो 2 यौगिक कम से कम होना ही चाहिए। दोनों सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। तो ये सब सेम सेम वाले हैं। एल्कोहल प्लस वाटर का एग्जाम्पल अलग अलग वाला है, मतलब दोनों यौगिक अलग अलग हैं। तो सेम सेम यौगिक रहेगा तो भी H बॉन्डिंग हो सकती है, अलग अलग रहेगा तो भी हो सकती है। लेकिन इसमें जरूरी क्या है कि एटलीस्ट 2 अणु चाहिए ही चाहिए H बॉन्डिंग के लिए। तो ये क्या हो गया, अंतर आणविक H बॉन्ड, यानी कि 2 अणुओं के बीच में हो रहा है, जबकि अंत आणविक में एक ही अणु में काम हो जाता है। समझे? इसको छाप लो फिर आगे देख। तो देखना जो 10वां नंबर एग्जाम्पल है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो इसका संरचना बना लेते हैं।
C डबल बॉन्ड O। अब इसमें H बॉन्डिंग कैसे होगी? तो H बॉन्डिंग, इसको इससे सटा दो और इसको इससे, ये हो गया H बॉन्डिंग। तो ये 10 एग्जाम्पल तुम्हारे इंटरमॉलिक्यूलर या अंतर आणविक H बंध के हैं। किसका सूत्र? सूत्र हमको नहीं पता है। तो चलो अगला देखते हैं हम लोग, दूसरा पार्ट, जिसका नाम क्या है? इंट्रा H बॉन्ड या इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्ड। इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्ड हिंदी में क्या बोलेंगे? अंतः आणविक H बॉन्ड या हाइड्रोजन बंध। इसके बारे में अगर डेफिनेशन की बात करें तो क्या बोलेंगे? एक ही अणु में H बॉन्ड। तो एक ही अणु में H बॉन्ड कैसे होता है उसका एग्जाम्पल देखते हैं। नंबर पहला, फर्स्ट एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं आर्थो नाइट्रोफिनॉल। ये हो गया OH और ये हो गया N डबल बॉन्ड O और इधर O। इससे बन जाएगा क्या? H बॉन्डिंग। तो देखोगे एक ही अणु लिए हैं क्या? ओ नाइट्रोफिनॉल। इसका दूसरा कंपाउंड नहीं लिए हैं। तो अगर आर्थो होता है तो उसमें क्या होगा? इंट्रा। अगर पैरा होता तो क्या होता? इंटर, क्योंकि एक यहाँ होता है तो एक यहाँ होता है। तो इसमें एक ही अणु में क्या बन गया? H बॉन्ड। दूसरा एग्जाम्पल देखना, अभी जो हम लोग पहले लिए थे क्या? पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड की जगह ले लेते हैं ओ हाइड्रोक्सी या आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो जो ओ हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है, इसका भी हम लोग देख लेते हैं H बॉन्डिंग किस तरीके से होगा। इधर हो गया O, इधर H, ये C डबल बॉन्ड O, इधर H। तो इसके बीच में क्या हो जाएगा? H बॉन्डिंग। तो ये एक ही अणु में हो रहा है। अगला एग्जाम्पल, तीसरे को हम लोग बोलते हैं 1,1 डाइहाइड्रोक्सी प्रोपेन। तो इसमें भी H बॉन्डिंग हो जाएगी। अगर चौथा एग्जाम्पल देखें तो चौथा एग्जाम्पल CH3CH, ये है OH और इधर भी है OH। तो इसमें भी H बॉन्डिंग हो जाती है। इसका नाम क्या है? 2 कार्बन है तो इसका नाम होता है एथिलीन ग्लाइकॉल।
एथिलीन ग्लाइकॉल, तो इसमें भी H बॉन्डिंग हो जाएगी। तो इसमें केवल एक ही अणु की आवश्यकता होती है, दो अणु की आवश्यकता नहीं है। इसको क्या बोलते हैं? अंतः आणविक हाइड्रोजन बंध। छाप दो। ये वाला, इसको तुम लोग अपने जिंदगी में पहले भी पढ़े हो, इसको बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। कभी पढ़े हो जिंदगी में? कक्षा 12 चैप्टर 12, जहाँ पे था कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर। तो देखना, जो 5वां नंबर है वो कौन है? सैलिसैल्डिहाइड। इसमें भी क्या होगा? इंट्रा H बॉन्डिंग। अच्छा, ये हाइड्रोजन H बॉन्डिंग कर सकता है क्या इनसे? जैसे ये किया है, हम लोग चाहे तो इस हाइड्रोजन को H बॉन्डिंग करवा सकते हैं इनसे? नहीं करेगा। कारण, हमने क्या होता है, हाइड्रोजन जिससे जुड़ा होगा उसका EN 3 से ज्यादा होना चाहिए। हाइड्रोजन किससे जुड़ा है? कार्बन से। कार्बन का EN कितना? 2.75, पौने 3। क्योंकि यहाँ पे संकरण क्या है? sp2, एक डबल बॉन्ड आ गया ना, तो डबल बॉन्ड के कारण संकरण sp2 होगा। भाई एक सिग्मा दो सिग्मा, इसमें एक ही सिग्मा मिलेगा, एक तो पाई हो जाएगा, तो 3 सिग्मा संकरण क्या होगा? sp2। और sp2 का संग EN कितना होता है? 2.75। तो ये हाइड्रोजन H बॉन्डिंग नहीं करेगा, क्योंकि ये जिससे जुड़ा है उसका EN 3 से कम है। अगला एग्जाम्पल, 6वां नंबर, CCl3CHOH का होल ट्वाइस। इसमें हम लोग देखते हैं H बॉन्डिंग। ये है कल्लोरानी, और इधर पर ये CH, इधर भी OH और इधर भी OH। तो इनमें हो जाता है क्या? H बॉन्डिंग। तो CCl3CHOH का होल ट्वाइस, इसमें भी H बॉन्डिंग हो जाएगा। अब इसमें लिख लो तुम लोग कुछ नोट। लिखना नोट नंबर फर्स्ट। नोट नंबर फर्स्ट लिखना, अंतः आणविक, अंतः आणविक, ब्रैकेट में इंट्रा लिख लेना, ब्रैकेट में इंट्रा, H बॉन्ड में, H बॉन्ड में H बॉन्ड में 5 या 6, 5 या 6 सदस्य की, 5 या 6 सदस्य की
कीलेट रिंग बनती है, कीलेट रिंग बनती है इसलिए 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 इंट्रा एच बॉन्ड स्थायी होता है, इसलिए इंट्रा एच बॉन्ड स्थायी होता है। अब ये क्या बता रहा है, 5 या 6 सदस्यीय कीलेट रिंग। तो तुम लोग को कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री या उपसंयोजी रसायन कक्षा 12 चैप्टर नंबर 10 पढ़े होगे, तो उसमें तुम्हें बताया गया होगा उपसंयोजी रसायन में चिलेट रिंग और चिलेशन या किलेटीकरण। तो उसमें 5 या 6 मेंबर सदस्य की रिंग बनती है, इसको क्या बोलते हैं, किलेट रिंग। तो इसमें देखोगे तो ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 मेंबर की क्या बन गई, एक रिंग, इसी को क्या बोलते हैं, किलेट रिंग। उसी तरह इसमें भी देखोगे तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये 6 मिलकर के एक रिंग बना लिए, इसको क्या बोलते हैं, किलेट रिंग। उसी तरह इसमें भी देखोगे तो 1 2 3 4 5 6, तो 5 या 6 मेंबर की किलेट रिंग बनेगी तो वो स्टेबल होती है, इसलिए इंट्रा एच बॉन्ड स्टेबल होगा। लेकिन इसमें देखोगे, इसमें तो इसमें ऐसा नहीं होता है, इसलिए वो इतना स्टेबल नहीं होगा। तो ये पहला पॉइंट क्या बोलता है कि इंट्रा एच बॉन्ड में 5 या 6 मेंबर का किलेट रिंग बनता है, इसलिए वो क्या होगा, स्टेबल। दूसरा पॉइंट लिखना, क्लोरीन हमेशा क्लोरीन हमेशा इंट्रा एच बॉन्ड बनाता है, क्लोरीन हमेशा इंट्रा एच बॉन्ड बनाता है। देखोगे इसके पहले जितना भी एग्जाम्पल पढ़े थे इंटर में, कहीं पर क्लोरीन नहीं आया था, क्योंकि क्लोरीन इंटर एच बॉन्ड नहीं बनाता है। लेकिन इनमें देखोगे तो क्लोरीन आया है, यानी कि क्लोरीन इंटरा एच बॉन्ड बनाता है लेकिन इंटर नहीं बनाता। क्यों, अभी देखना, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं 7वां। तो देखना हम लोग क्या ले रहे हैं, यहाँ पर ये है OH और ये है क्लोरीन, इसमें भी H बॉन्डिंग हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें भी H बॉन्डिंग हो गया, तो क्लोरीन हमेशा इंट्रा एच बॉन्ड या अंतः आणविक H बॉन्ड बनाता है, इंटर नहीं बनाता। इसीलिए जितना हम लोग इंटर में एग्जाम्पल पढ़े या अंतरा में पढ़े हैं, उसमें कहीं भी क्लोरीन का जिक्र नहीं हुआ था। लेकिन इसका अपवाद है कौन, क्लोरोफार्म CHCl3, उसमें इंटर एच बॉन्डिंग पाई जाती है। बाकी कहीं भी क्लोरीन इंटर एच बॉन्डिंग कभी भी नहीं बनाएगा। फिर यहाँ क्यों बना लेता है, यहाँ बनाने का लॉजिक और कारण भी है। लॉजिक और कारण क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो रिंग बनती है 1 2 3 4 5, कितने मेंबर हुए, 5। भाई हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन 2, ये कार्बन 3 ये कार्बन 4 और ये क्लोरीन 5, 5 मेंबर की क्या बन गई, किलेट रिंग। और किलेट रिंग क्या होती है, स्टेबल होती है, इसलिए क्लोरीन इंटरा एच बॉन्ड बना सकता है लेकिन इंटर नहीं बना सकता, क्योंकि इंटर में किलेट रिंग नहीं बनती है। इसलिए HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हाइड्रोजन बंध नहीं होता है, केवल उसका एक ही अपवाद है, कौन है, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म में H बॉन्ड पाया जाता है, बाकी कहीं भी नहीं पाया था। और क्लोरोफॉर्म में H बॉन्ड होगा कौन सा, इंटर होगा, इंट्रा नहीं होगा, समझे। तो क्लोरीन हमेशा क्या बनाएगा, इंट्रा। अपवाद क्या है, CHCl3 क्लोरोफॉर्म, इसमें क्या बना लेता है वो, इंटर। इंट्रा क्यों बनाता है, क्योंकि 5 या 6 मेंबर सदस्य का क्या बनता है,
किलेट रिंग जो कि स्टेबल या स्थायी होता है, इसलिए क्लोरीन इंट्रा एच बॉन्डिंग बना लेता है लेकिन इंटर एच बॉन्डिंग नहीं बना पाता। क्योंकि क्लोरीन का EN 3 हम लोग याद किए हैं और पता है, लेकिन एक्चुअल में क्लोरीन का EN 3 नहीं होता है, 3 से थोड़ा कम होता है, लेकिन हम लोग लगभग में मान लेते हैं कि क्लोरीन का भी EN क्या है 3। तो इसीलिए देखना नाइट्रोजन और क्लोरीन दोनों का EN 3 है, लेकिन हमसे उसमें भी पूछ ले कि किसका EN ज़्यादा है, तो नाइट्रोजन का ज़्यादा होता है और क्लोरीन का कम होता है। इसका मतलब क्लोरीन का EN एग्जैक्ट 3 नहीं होता है, 3 से थोड़ा बहुत पॉइंट में कम होता है, इसलिए क्लोरीन इंटर एच बॉन्ड नहीं बना पाता। और इंट्रा इसलिए बना लेता है क्योंकि किलेट रिंग बन जाती है, या 5 मेंबर की या 6 मेंबर की, और किलेट रिंग बनेगी तो क्या हो जाएगा स्टेबल, इसलिए क्लोरीन इंट्रा बनाएगा, इंटर नहीं बनाएगा। अपवाद कौन है? क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म में क्या होता है? इंटर एच बॉन्ड, जबकि होना क्या चाहिए था? इंट्रा, लेकिन होता नहीं है। तो दूसरा लिखना एक्सेप्शन, सॉरी दूसरा नोट, चीज दूसरा लिख चुके क्या? क्लोरीन हमेशा इंट्रा एच बॉन्ड बनाता है, इसलिए उसी में लिखना आगे, इसलिए HCl में H बॉन्ड नहीं पाया जाता है, इसलिए HCl में H बॉन्ड नहीं पाया जाता है। नीचे लिखना अपवाद या एक्सेप्शंस, अपवाद CHCl3 नाम क्या है? क्लोरोफॉर्म। CHCl3 नाम क्या है? क्लोरोफॉर्म। इसमें H बॉन्डिंग होती है, कौन सी H बॉन्डिंग? इंटर H बॉन्ड। तो डैश करके लिख लेना इंटर H बॉन्ड, इंटर H बॉन्ड। तो क्लोरीन तो वैसे जनरली H बॉन्ड बनाता ही नहीं है। थर्ड नंबर नोट, नोट में थर्ड नंबर का पॉइंट लिखना, देखना आर्थो पोजीशन पर, आर्थो पोजीशन पर इंट्रा H बॉन्ड होता है, आर्थो पोजीशन पर इंट्रा H बॉन्ड होता है, जबकि मेटा व पैरा पर, जबकि मेटा व पैरा पर, जबकि मेटा व पैरा पर इंटर H बॉन्ड होता है, जबकि मेटा व पैरा पर इंटर H बॉन्ड होता है। फिर मेटा और पैरा पर इंट्रा क्यों नहीं होता? तो उसका कारण है क्योंकि मेटा और पैरा पर दूरी बढ़ जाती है, और दूरी बढ़ जाएगा तो हाइड्रोजन फोर्स जो है या हाइड्रोजन बल है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता है, इसलिए मेटा और पैरा पर वो इंट्रा H बॉन्डिंग नहीं बना सकता। तो हाइड्रोजन बल या हाइड्रोजन फोर्स बहुत स्ट्रांग फोर्स नहीं होता, समझे? तो अगर कोई तुमसे पूछे आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यानी कि आयनिक बंध, सहसंयोजी बंध और उप सहसंयोजी बंध और चौथा हाइड्रोजन बंध में सबसे प्रबल कौन होगा? तो सबसे स्ट्रांग कौन होता है? आयनिक, उसके बाद कोवेलेंट, उसके बाद कोऑर्डिनेट, उसके बाद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बंध सबसे कमजोर होता है, समझे? तो ये 3 नोट हो गए और उनकी कहानी। अब हम लोग इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का क्रम देखेंगे और हाइड्रोजन बंध का अनुप्रयोग, मतलब इससे क्या क्या चीजें और भी हम लोग कर सकते हैं वो देखेंगे।
तो अगला हेडिंग लिखना एप्लीकेशन ऑफ एच बॉन्ड। अगला हेडिंग लिखना एप्लीकेशन ऑफ एच बॉन्ड। हिंदी में लिख सकते हो एच बंध या हाइड्रोजन बंध के अनुप्रयोग। एप्लीकेशन ऑफ एच बॉन्ड या हाइड्रोजन बंध के अनुप्रयोग। तो देखना हम लोग क्या देख रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ एच बॉन्ड या एच बंध के अनुप्रयोग। एच बंध के अनुप्रयोग, इसमें जो पहला है वो है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट हिंदी में बोलते हैं भौतिक अवस्था। तो देखना अगर हम लोग बात करें किसकी, निमोनिया की या पानी की या HF की, तो ये तीनों ही कैसे होते हैं, लिक्विड या द्रवीय। कैसे होते हैं, लिक्विड या द्रव। क्यों, क्योंकि इनमें क्या पाया जाता है, H बॉन्ड। कैसे होता है वो अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन इसके अलावा जहां भी जाओगे, जैसे PH3 फॉस्फीन गैस होती है, H2O के नीचे कहाँ चले जाओ, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होती है, HF के नीचे चले जाओ HCl क्लोरीन यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो भी क्या होती है, गैस। तो वो सब गैस क्यों होती है, क्योंकि उनमें H बॉन्ड नहीं पाया जाता है। तो पहला भौतिक अवस्था ही क्या हो गया, फिजिकल स्टेट या भौतिक अवस्था, जिसमें HF H2O NH3 इन तीनों में क्या पाया जाता है, H बॉन्ड। और H बॉन्ड पाए जाने के कार्य कैसा होंगे, लिक्विड या द्रवी होते हैं। जबकि इनके अलावा HCl HBr HI H2S PH3 ये सब के सब कैसे होते हैं, गैसी। तो गैसी क्यों होते हैं, क्योंकि इन सभी में हाइड्रोजन बंध अनुपस्थित होता है। तो फिर कौन सा बंध पाया जाता है, उन सभी में पाया जाएगा वांडर वाल बल। तो जो भौतिक अवस्था है ये सब क्या है, लिक्विड। अगर हम लोग इसके दूसरे पार्ट की बात करें, जैसे HCl HBr HI H2S PH3 ये सब क्या होते हैं, गैस। क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें H बॉन्ड एब्सेंट होता है। क्या होता है, H बॉन्ड एब्सेंट होता है। तो फिर इसमें कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा, इन सभी में, इन सभी में वांडर वाल फोर्स पाया जाता है, वांडर वाल्स बल या फोर्स। और वांडर वाल फोर्स के कारण ये सभी कैसे होते हैं, गैसियस स्टेट या गैसीय अवस्था में, पहली चीज। दूसरा अगर हम लोग बात करें इसके अनुप्रयोग की, तो दूसरा होता है सॉल्युबिलिटी। हिंदी में बोलते हैं विलेयता। विलेयता मतलब एक चीज या वस्तु का दूसरे में घुल जाना, उसी को क्या बोलते हैं, विलेयता या सॉल्युबिलिटी। तो देखना हम लोग जो दूसरा इसका एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, वो दूसरा क्या है, सॉल्युबिलिटी। हिंदी में क्या बोलते हैं, विलेयता।
जो विलयिता होता है, इस विलयिता में कौन घुलेगा? जिसमें H बॉन्ड होगा। जैसे अमोनिया घुल जाता है पानी में, क्यों घुल जाता है? क्योंकि दोनों में क्या है? H बॉन्डिंग है। तो ये क्या होगा? विलेय। तो देखोगे इसका जो हाइड्रोजन है किससे जुड़ा है? नाइट्रोजन से, जिसका ईएन क्या है? 3 या उससे ज्यादा। और इसका जो हाइड्रोजन वो किसके पास है? ऑक्सीजन के पास। और ऑक्सीजन का भी ईएन 3 या उससे ज्यादा है। तो दोनों का ईएन 3 से ज्यादा है, इसलिए ये दोनों आपस में डिजोल्व हो सकते हैं या एक दूसरे में घुल सकते हैं, क्योंकि दोनों का ईएन क्या है? 3 से ज्यादा है, इसलिए हाइड्रोजन बंध बना लेंगे। उसी तरह दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें तो दारू और पानी। तो जो दारू होता है वो पानी में घुल जाता है। घुलता है कि नहीं घुलता है दारू और पानी? घुलाए हो कभी? रात को पैक बनाते समय दारू और पानी मिक्स करके। क्यों घुल जाता है? क्योंकि ROH अभी देखे थे, इसमें H बॉन्डिंग होता है, पानी में भी H बॉन्डिंग होता है। तो पानी में दारू घुल जाता है क्योंकि इसमें क्या होता है? H बॉन्डिंग। तो ये भी क्या हो जाएगा? विलेय हो जाएगा, मतलब एक दूसरे में ये लोग मिल जाते हैं। तो ये दूसरा एप्लीकेशन क्या हो गया? सॉल्युबिलिटी या विलेयता। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे इसमें MP और BP, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। हिंदी में बोलते हैं गलनांक और क्वथनांक। है शक्कर, इसका मतलब तुम्हारा तो अगला जो है वो तीसरा एप्लीकेशन MP और BP। इसको क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। इसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? गलनांक। और इसको क्वथनांक। तो जो MP और BP होता है ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या समानुपाती होते हैं किसके? अणु भार के। तो जिसका अणु भार जितना ज्यादा होता है उसका MP BP उतना ही ज्यादा होगा, और जिसका अणु भार जितना कम होगा उसका MP BP उतना ही कम होता है। तो MP BP डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है? अणु भार का विस्तार। यानी जिसका अणु भार जितना ज्यादा होगा उसका MP BP उतना ही ज्यादा होता है। अगला अगर हम लोग बात करें तो MP BP डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है विस्कोसिटी के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस टेंशन के। सरफेस टेंशन। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वोलेटाइल के। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेपर प्रेशर के। वोलेटाइल विस्कोसिटी को हिंदी में बोलते हैं श्यानता। सरफेस टेंशन को बोलते हैं पृष्ठ तनाव। वोलेटाइल को बोलते हैं वाष्पशीलता। वाष्पशीलता। और वेपर प्रेशर को बोलते हैं वाष्प दाब। वाष्प दाब। तो ये एक तुम्हारे पास क्या आ गया? फार्मूला। इसका MP BP ज्यादा होगा, उसका सरफेस टेंशन विस्कोसिटी ज्यादा होगा,
वाष्पशीलता और वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, H2O, H2S, H2SE, H2TE, इसका हमें क्रम निकालना है MP और BP का, मतलब गलनांक और क्वथनांक दोनों का क्रम हमें निकालना है। तो गलनांक और क्वथनांक का क्रम कैसे निकालें? तो हमने क्या बताया कि जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है उसका MP और BP भी ज़्यादा होता है। तो MP और BP दोनों का निकालेंगे तो देखोगे तो इसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज़्यादा होगा, फिर इसका और उसके बाद इसका। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा दिक्कत है, इसके पास क्या है, H बॉन्ड, जबकि औरों के पास क्या है, वांडर वाल फोर्स। तो वांडर वाल फोर्स होने के कारण इसका MP और BP क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो H बॉन्ड जिसके पास है उसका MP BP क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो पहले जिसमें H बॉन्ड है उसका MP BP लिखेंगे, फिर उसके बाद जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है उसका MP BP लिखेंगे। तो H बॉन्ड सबसे ज़्यादा किसका है, पानी का, तो H2O लिख दिए। फिर उसके बाद इधर का जो भी है इसको उल्टा कर दो, H2TE, H2SE और H2S, ये इसके MP और BP दोनों का क्रम है। क्योंकि इसमें H बॉन्ड था इसलिए इसका MP और BP सबसे ज़्यादा। फिर उसके बाद इन तीनों में क्या है, वांडर वाल फोर्स, तो जिसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज़्यादा होगा उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही क्या होगा, ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट किसका होगा, टेरेलियम का, उसके बाद सेलेनियम का, फिर सल्फर का। तो इसको जस्ट उल्टा कर देंगे, तो पहले टेरेलियम, फिर सेलेनियम, फिर सल्फर। उसके बाद दूसरा नंबर अगर हम लोग क्वेश्चन देखें तो दूसरा में कौन है, NH3, फिर PH3, ASH3, SbH3। तो कहानी सेम है, हमें क्या निकालना है, MP और BP। तो इसके पास क्या है, H बॉन्ड, जबकि अन्य के पास क्या है, वांडर वाल फोर्स। तो जिसका H बॉन्ड ज़्यादा है या जिसके पास H बॉन्ड है उसका MP और BP क्या हो जाएगा, ज़्यादा, और जिसके पास H बॉन्ड नहीं है उसका MP और BP क्या हो जाएगा, कम। तो NH3 के पास H बॉन्ड है इसलिए उसका MP और BP क्या हो जाएगा, ज़्यादा। उसके बाद जितने बच्चे वांडर वाल बल वाले उन सभी का MP BP कैसे निकालेंगे, जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा उसका MP और BP भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अमोनिया में क्या है, H बॉन्ड, तो सबसे पहले कौन आएगा, अमोनिया, NH3। उसके बाद पूरा क्या कर दें, उल्टा, SbH3, उसके बाद AsH3 और उसके बाद PH3। ये जो क्रम है या सीक्वेंस है ये इसके MP का है। BP का सीक्वेंस उल्टा हो जाता है, BP में ये पहले आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, SbH3, उसके बाद NH3, फिर AsH3 और उसके बाद PH3। ये इसके BP का क्रम है। इसमें MP BP दोनों का सीक्वेंस यही है, लेकिन इसमें MP और BP का सीक्वेंस थोड़ा सा बदल जाता है। यहाँ पर MP का सीक्वेंस पहले अमोनिया रहता है लेकिन BP में चेंज हो जाता है। पहले कौन आता है, SbH3,
उसी तरह अगर अगला हम लोग एग्जाम्पल की बात करें HF, HCl, HBr, HI की, तो जो HF, HCl, HBr, HI हैं, इसमें भी कहानी थोड़ा उल्टा होता है। मतलब जिसका H बॉन्ड है उसका MP क्या होना चाहिए, सबसे ज्यादा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो जो तीसरा एग्जाम्पल है वो कौन है, HF, HCl, HBr और HI। तो अगर हम लोग MP की बात करें तो सबसे पहले कौन आता है, HI, उसके बाद HF, फिर HBr और उसके बाद HCl। ये सीक्वेंस किसका है, MP का। BP में क्या होगा, BP में ये फिर उल्टा हो जाएगा। जबकि नाइट्रोजन वाले केस में क्या हुआ था, जिसमें H बॉन्ड था वो पहले था और लास्ट वाला सेकेंड नंबर में, लेकिन इसमें जो HI है लास्ट वाला वो सबसे पहले आता है और H बॉन्डिंग वाला सेकेंड नंबर पे। ये इसका क्या हो गया, मेल्टिंग पॉइंट या MP का क्रम। लेकिन जैसे ही हम लोग बॉइलिंग पॉइंट में आते हैं ये फिर से उल्टा हो जाता है। मतलब जो HF बीच में आया था वो क्या हो जाएगा पहले, और फिर उसके बाद क्या आ जाएगा HI, फिर HBr और उसके बाद HCl। अब इतना कंफ्यूजन भरा कैसे करेंगे, तो सिंपल सा लॉजिक है। लॉजिक ये है कि कोई एक याद रखना। देखो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, पहले जो H बॉन्ड है उसको लिखेंगे, फिर बाकी के वंडरवाल वालों को क्या कर देंगे उल्टा, MP और BP दोनों का सीक्वेंस वही रहेगा। इसमें एक को याद रख लो, नाइट्रोजन वाले में NH3, SbH3, SH3, PH3, इनमें एक को याद रख लो MP को या BP को, कि ऐसा होता है। तो जब इसको याद करोगे तो क्या करना, जो इसका MP का क्रम होता है वो इसका BP है और जो इसका MP है वो इसका BP है। देखोगे तो इसमें NH3 पहले है जबकि क्रम कौन सा है, MP का, और इसमें HF पहले है जो कि क्रम किसका है, BP का। तो इसका MP इसका क्या बन जाएगा, BP, और इसका BP इसका क्या बन जाएगा, MP। तो इसको याद रखो, इसको भूल जाओ, दोनों याद रखोगे कंफ्यूजन होगा। इसका दोनों याद रखो और जो भी रहेगा उसका उल्टा कर देना। मतलब पहले लिख लेना फिर देखना ये MP का क्रम है तो यही सेम सीक्वेंस लिखना, यानी कि यहाँ पे NH3 है तो यहाँ पे क्या लिखोगे HF, यहाँ पे SbH3 है तो यहाँ पे क्या लिखोगे HI, फिर उसके बाद HBr, फिर HCl। ये लिखने के बाद यहाँ पे MP है तो क्या लिख दोगे BP, यानी कि इसका जो MP का क्रम है इसका BP हो जाता है और इसका जो BP का क्रम है इसका MP का क्रम हो जाता है। समझे, तो ये याद करने के लिए भी आसान रहेगा। उसके बाद अगर हम लोग अगला बात करें चौथे एग्जाम्पल की, तो जो चौथा एग्जाम्पल है उसमें भी देख लेते हैं। चौथा एग्जाम्पल CH3OH, इसको क्या बोलते हैं, मेथिल एल्कोहल या मेथेनॉल, क्या बोलते हैं, मेथिल एल्कोहल या मेथेनॉल। दूसरा कौन है, CH2OH, इसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकॉल, क्या बोलते हैं, ग्लाइकॉल। तीसरा CH2OH, CH2OH, इसको बोलते हैं ग्लिसरॉल। ये कौन है, मेथेनॉल, ये कौन है, ग्लाइकॉल, और ये कौन है, ग्लिसरॉल। तो देखोगे इसमें OH कितना है, 3, तो 3 OH है तो H बॉन्डिंग भी ज्यादा होगी 3 बार। इसमें 2 OH है तो इसमें H बॉन्डिंग 2 बार, और उसमें 1 OH है तो H बॉन्डिंग 1 बार। तो जिसमें H बॉन्डिंग जितना ज्यादा होगा उसका MP और BP उतना ही ज्यादा होगा। भाई इसमें अगर H बॉन्डिंग करा दो तो H बॉन्डिंग के कारण इसको जब हम लोग बॉयल करेंगे या इसको मेल्ट करेंगे तो ज्यादा ताप देना पड़ेगा, जबकि इसको अगर हम लोग बॉयल या मेल्ट करें तो उसको कम ताप देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एक ही बंद है बहुत जल्दी टूट जाएगा, इसमें 3-3 बंद है टूटने में टाइम लगेगा, यानी कि हमें ताप ज्यादा देना पड़ेगा। या इसको अगर हम लोग उबालना चाहते हैं तो ज्यादा ताप देकर के